गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है शब्द निर्माण। व्याकरण के अंतर्गत शब्द निर्माण में हमारा टॉपिक है आज समास। तो समास के बारे में हम पढ़ेंगे। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त अर्थात किन्हीं शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ना, उनका छोटा रूप प्रदान करना, इसे कहते हैं संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त करना। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, अर्थात परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की जो क्रिया है उसको समास कहते हैं। जैसे परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद जो हैं वो आपस में मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं। तो नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है या क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम समास कहते हैं। समस्त पद, जो नया शब्द बनता है, दो शब्द या दो से अधिक पदों को मिलाकर के जो एक नया शब्द बनाया जाता है उसे समस्त पद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदों से संक्षिप्त किए गए शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद कहलाते हैं। और समास विग्रह क्या होता है? जैसे संधि के अंतर्गत संधि विच्छेद करते हैं। संधि में हम क्या करते हैं? दो परस्पर वर्णों को साथ में मिलाते हैं और वह संधि शब्द बनता है। और संधि के बाद संधि विच्छेद किया जाता है। संधि विच्छेद में क्या करते हैं? हम परस्पर वर्णों का जो मेल हो उन दोनों को अलग अलग करते हैं, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। ऐसे ही समास में हम क्या करेंगे? समास विग्रह। समस्त पद जो हैं, समस्त पदों को फिर से अलग अलग लिखना, उन्हें फिर से अलग करना, और अलग करने की ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। इस उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। रोग मुक्त, जैसे एक शब्द लिखा गया है रोग मुक्त। इस शब्द के अंदर दो पदों का, दो शब्दों का मेल हुआ है, रोग, रोग और मुक्त, रोग से मुक्त। तो इस समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह रोग से मुक्त। तो इसमें जो पहला पद है वो क्या है? रोग, और दूसरा पद है वह है मुक्त। तो इस प्रकार से समास के अंदर दो या दो से अधिक पद होते हैं और उनका मिलन होता है, उसे समस्त पद कहते हैं। वह एक सामासिक शब्द या सामासिक पद बन जाता है या समस्त पद बन जाता है। तो समास के अंदर क्या होता है कि दो पद, पहले वाला पद उसे हम प्रथम पद कहते हैं। जब पहले वाला पद होता है उसे हम पूर्व पद या प्रथम पद कह सकते हैं। और बाद वाला जो है, बाद वाला जो पद होगा, द्वितीय पद, उसे हम उत्तर पद भी कह सकते हैं। पूर्व पद, उत्तर पद, या पहला पद, दूसरा पद। तो इस प्रकार से इसमें रोग प्रथम पद या पूर्व पद और मुक्त उत्तर पद या द्वितीय पद हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समास की परिभाषा के बारे में पढ़ा। समास क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना, छोटा रूप प्रदान करना, अर्थात परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को आपस में जो मिलाने की क्रिया है, प्रक्रिया है, उसे ही समास कहते हैं। और समास के अंदर दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, या प्रथम पद या द्वितीय पद भी इसे कह सकते हैं। तो समास जो है ये भी उपसर्ग और प्रत्यय की तरह यौगिक शब्द जैसे बनते हैं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय में भी यौगिक शब्द बनते हैं, आपस में जुड़ करके शब्दों का निर्माण होता है, उसी प्रकार समास भी एक प्रकार से यौगिक पद ही है, क्योंकि इनके अंदर भी दो शब्दों का आपस में योग होता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, पहला पद या दूसरा पद, पूर्व पद या उत्तर पद भी इसे कह सकते हैं। तो इन समास के अंतर्गत क्या होता है? समास के अंतर्गत हम जो सामासिक पद बनाते हैं या समस्त पद बनाते हैं, तो जब इसका समास विग्रह करते हैं तो कोई ना कोई विभक्ति, इनको जोड़ने वाला शब्द इनके बीच में लगाना पड़ता है, तब इनका अर्थ निकलता है। और जब सामासिक पद बनाया जाता है
तब ये विभक्तियाँ, ये कारक चिन्ह या जोड़ने वाले जो योजक चिन्ह हैं उन सब का लोप कर दिया जाता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त के अंदर से का लोप कर दिया गया, लोप कर देना अर्थात उसको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से कारक ये समास के अंदर समासिक पद बनाते समय कारक विभक्तियों का या योजक चिन्हों का, योजक शब्दों का जो दो पदों को जोड़ते हैं समासिक पद के अंदर, उसका लोप कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समास के भेदों के बारे में। समास के कितने भेद होते हैं? समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला भेद है अवयवी भाव समास, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद है कर्मधारय समास, चौथा भेद है द्विगु समास और पांचवा भेद है द्वंद्व समास और छठा भेद है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो ये समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहले भेद के बारे में हम पढ़ेंगे अवयवी भाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो, अवयवी भाव समास कहलाता है। इसमें परिभाषा में लिखा है कि पूर्व पद, जिसका पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय हो, पूर्व पद प्रधान और क्या हो? अव्यय हो, वह क्या कहलाता है? अवयवी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास विग्रह हो जाएगा दिन दिन, प्रतिदिन। तो इसमें प्रति जो है वो अव्यय है और प्रत्येक, प्रत्येक प्रति प्लस एक, प्रत्येक, तो इसमें प्रति क्या है? अव्यय है। और आमरण में आव्यय है और यथा समय में यथा, और इसमें प्रति और इसमें रातों रात, रातों रात में रात ही रात में। अवयवी भाव समास वहाँ भी होता है जहाँ एक जैसे शब्द लगातार आते हैं, 2 बार आ जाए, रातों रात, पल पल, दिन दिन। तो इस प्रकार से जब एक जैसे शब्द 2 बार आ जाए तब उनके अर्थ भी एक ही होते हैं, तो इसलिए उसके अंदर भी अवयवी भाव समास होता है और पहला पद जो अवयवी भाव समास में वो अव्यय होता है। तो इस प्रकार के उदाहरण और भी हैं, वो आपको असेसमेंट में दिए जाएंगे। तो अभी तो कुछ मुख्य उदाहरण और परिभाषा के माध्यम से समास को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद जो इनके मुख्य मुख्य और उदाहरण है प्रत्येक समास के, वो आपको असेसमेंट में डाल दिए जाएंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक की विभक्तियाँ, कारक की विभक्तियाँ कितनी होती हैं? कारक चिन्ह मुख्य रूप से कारक 8 भेद होते हैं कारक के। तो इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके, कर्ता का कारक चिन्ह कौन सा होता है? ने, और संबोधन का हे, अरे, हो, इनको छोड़ करके जितनी शेष विभक्तियाँ रह जाती हैं, कितनी शेष विभक्तियाँ रह जाएंगी? 6। उन कारक विभक्तियों का, उन 6 कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। अर्थात जब समासिक पद बनाया जाता है तो ये जो 6 कारक विभक्तियां हैं इनको समासिक पद में से हटा दिया जाता है और समास विग्रह जब किया जाता है तो इन्हें फिर से इनके साथ लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद है जो मुख्य होता है और कारक विभक्तियों का इसमें लोप होता है। तो कारक विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने जाते हैं, क्योंकि कारक की विभक्तियां शेष कितनी रही? 6। तो 6 कौन कौन सी हैं? कर्म कारक होता है, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो इस प्रकार से 6 विभक्तियों के आधार पर इनके 6 भेद माने जाते हैं। कारक विभक्तियां, कर्म कारक, कर्म का कारक चिन्ह होता है को, और करण तत्पुरुष का से या द्वारा, और संप्रदान का के लिए, और अपादान का से, और संबंध कारक का के, की, और अधिकरण का में और पर।
तो इसके आधार पर हमने एक एक उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अन्य भी उदाहरण हैं जो आपको असेसमेंट में लिखवा दिए जाएंगे। कर्म तत्पुरुष, तो इसका समस्त पद है रथ चालक। रथ चालक पहला पद, रथ और चालक दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों का मेल करने से क्या बना? रथ चालक। और इसका समास विग्रह करेंगे तो रथ को चलाने वाला। अब देखो इसके अंदर को कर्म कारक है, इसका लोप कर दिया जाता है। इस को यहाँ से हटा करके जब समस्त पद बनाया जाता है तो इसको हटा दिया जाता है, तो रथ चालक बन जाता है। इसकी पहचान करने के लिए आपको को हटाकर इसको समस्त पद में हटा करके लिख दिया जाता है। तो इसका कारक चिन्ह क्या है? को। समास विग्रह में इसकी पहचान के रूप में को आपको दिखाई देगा, तब वह कर्म तत्पुरुष माना जाएगा। रथ चालक, ग्रहगत, ग्रहगत घर को गया हुआ, तो इस प्रकार से को का लोप हो जाता है और समस्त पद का निर्माण हो जाता है। करण तत्पुरुष रेखांकित, इसमें से का लोप हो जाएगा, रेखा से अंकित। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा लिखा हुआ, से या द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए, इसका सामासिक पद क्या हो जाएगा? रसोई घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए का लोप हो जाएगा। के लिए किस में आता है? संप्रदान तत्पुरुष में। तो संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वो के लिए होता है, इसलिए रसोई घर का समास विग्रह क्या हुआ? रसोई के लिए घर। जब समासिक पद बनाएंगे तो के लिए का लोप कर देंगे। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, इसी का एक उदाहरण है। फिर देखिए अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है? अपादान का क्या है कारक चिन्ह? से। और करण तत्पुरुष का भी कारक चिन्ह से होता है। इन दोनों में अंतर ये होता है कि करण तत्पुरुष में जो से है वो सहित साथ के लिए प्रयोग किया जाता है, और अपादान तत्पुरुष में अलग के भाव में, अलग भाव रखने के रूप में से का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो जाना, ऋण से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना, दूर हो जाना, हट जाना, समाप्त हो जाना, ऋण का समाप्त हो जाना। और ऐसे ही रोग, रोग युक्त लिखा जाए तो रोग युक्त, रोग से युक्त मतलब रोग उसके साथ में है, वो रोगग्रस्त है, तो इसलिए उसमें क्या होगा? करण तत्पुरुष। और रोग मुक्त लिखा जाए तो रोग से वह मुक्त हो गया है, आजाद हो गया है, तो उसमें अपादान तत्पुरुष आ जाएगा। तो इस प्रकार से का प्रयोग इसमें साथ के लिए किया जाता है, उसमें अलग भाव दर्शाने के लिए किया जाता है। अपादान में से का प्रयोग अलग भाव दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो संबंध दर्शाने के लिए दो संज्ञाओं के बीच में संबंध दर्शाने के लिए हम संबंध तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। संबंध कारक, संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की। तो राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे राजा का पुत्र। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। इस प्रकार से का, के, की आदि का लोप समस्त पद में हो जाएगा और सामासिक पद बन जाएगा। फिर है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है, कारक विभक्ति है कौन सा? में और पर, में और पर। तो इसमें गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में का लोप कर देंगे तो गृह प्रवेश बन जाएगा। आप बीती, आप पर बीती। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास या अपने पर विश्वास, तो में और पर का लोप कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो आगे उदाहरण हैं, इसके बहुत से उदाहरण बढ़ते हैं तत्पुरुष समास के, तो वो आपको असेसमेंट में दिए जाएंगे। अब आगे जो तीसरा भेद है कर्मधारय समास, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कर्मधारय समास, जहाँ पूर्व पद
तथा उत्तर पद के बीच उपमेय उपमान का या विशेषण विशेष्य का भाव होता है। विशेष्य विशेषण या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब आपको पता होना चाहिए उपमेय और उपमान क्या होते हैं। उपमान वे होते हैं जो संसार में प्रसिद्ध हैं, किसी न किसी कारण से, अपनी विशेषता के कारण उसे उपमान कहा जाता है। जैसे चंद्रमा प्रसिद्ध है शीतलता के लिए, सूर्य प्रसिद्ध है अपनी चमक के लिए, अपने प्रकाश के लिए। तो इसी प्रकार से उपमेय और उपमान, उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान वह श्रेष्ठ वस्तु, और उपमेय होता है उस श्रेष्ठ वस्तु के साथ जिसकी तुलना की जाती है। जैसे उपमेय और उपमान, उपमेय वह वस्तु है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान वह है जिससे तुलना की जाती है। उपमेय वह चीज़ जिसकी तुलना की जाती है या समानता की जाती है, और उपमान वह जिससे, जिस वस्तु से समानता व्यक्त की जाए या तुलना की जाए, वह उपमेय और उपमान संबंध होता है। विशेषण विशेष्य आपको पता है, विशेषण के अंतर्गत विशेषण क्या होता है? विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द विशेष, उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण विशेष्य का भाव जिनके बीच में हो, या उपमेय उपमान का भाव जिन शब्दों के बीच में हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है, कर्म को धारण करने वाला समास। तो पहला क्या है? नील कमल। उदाहरण में देखेंगे नील कमल, नीला है जो कमल, इसका समास विग्रह क्या हुआ? नीला है जो कमल। इसमें किसका भाव हुआ? नीला क्या है इसमें? विशेषण। और किसकी विशेषता है ये? कमल की। तो विशेषण विशेष्य का भाव यहाँ दिखाई दे रहा है। चंद्रमुख, चंद्रमा एक प्रसिद्ध उपमान है, और मुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख। तो ये इसमें उपमेय और उपमान का भाव है। उपमान इसमें क्या है? चंद्रमा है, और उपमेय क्या है? मुख। तो मुख की यहाँ समानता या तुलना की गई है किसके समान? चंद्रमा के समान। तो इस प्रकार के जहाँ संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। लाल मिर्च, लाल इसमें विशेषण है और मिर्च इसमें विशेष्य है, इसलिए विशेषण विशेष्य का भाव यहाँ दिखाई देता है। मृग लोचन, मृग क्या है? मृग इसमें क्या है? प्रसिद्ध उपमान है, और लोचन अर्थात आंखें, ये उपमेय। आंखों की तुलना किसके समान की गई है? मृग के समान।